हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी की, और ये आने वाली आपके एग्ज़ाम वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा बंदी रक्षक, एसआई, इन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस क्लास को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को जो कि हिंदी से संबंधित होंगे। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी भाषा का टॉपिक। हिंदी भाषा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो हम इनसे बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक जो भी हर क्लास होगी उसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और ये आज हम चौथी क्लास है जिसको हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट 20/20 का रहेगा। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर नंबर आने की संभावना बनती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें भाषा का, तो मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप लोग इस प्रकार देख रहे होंगे कि मैंने लगभग 41 वीडियो हैं जो कि यहाँ पर अपलोड कर दी हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। हिंदी भाषा है, उसका विकास है, राजभाषा है, राजभाषा संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, और विश्व हिंदी सम्मेलन भी मैंने इसमें करा रखा है आप लोगों को। और पत्र लेखन आप लोग देखेंगे, जैसे कि यूके SSC का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर पत्र लेखन भी आप लोगों से पूछा जाता है, और वीडियो के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन। तो पत्र लेखन में सरकारी पत्र आप लोग देख सकते हैं, अर्ध सरकारी है, विज्ञप्ति, टिप्पण, ये सभी पत्र लेखन भी मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएंगे? चैनल में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं। जनसंचार की वीडियो भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखी है। आप लोगों को जनसंचार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग डिटेल में इनको पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक डिटेल में नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करना। और फिर हम यहाँ पर क्योंकि मैंने एक बार तो आप लोगों को करा दी है ये पूरा सिलेबस हिंदी का, तो अब हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये 4th क्लास है हमारी। इससे पहले 3 क्लास मैंने करा दी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था? तो हिंदी को कब स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई भारत के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का ए, 14 सितंबर 1949। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा को कब मान्यता दी गई, और हिंदी भाषा कब से राजभाषा के रूप में लागू की गई, तब भी आपका आंसर यही होगा, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषा की, तो ये एक प्रकार की राजभाषा है। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि राजभाषा है, और राजभाषा का मतलब होता है काम काज की भाषा। कभी कभी अगर आप लोगों से राजभाषा का फुल फॉर्म पूछ लिया, मतलब इसका मतलब पूछ लिया जाएगा, तो काम काज की भाषा होगा। सरकारी काम काज की भाषा जो भी होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं, और ये पूरे भारतवर्ष में क्या है, प्रचलित है, मान्यता इसको दी गई है। और राष्ट्रभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको टिक करके मत आना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की कोई भी एक ऐसी राजभाषा नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त दी गई है। लेकिन राजभाषा की अगर हम बात करेंगे तो हिंदी है, और दूसरी जो भाषा है वो अंग्रेजी है दोस्तों। पहली तो हो गई हिंदी और दूसरी हो गई अंग्रेजी। जिस समय हमारे देश में ये 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी गई, राजभाषा को, उसी समय ये भी डिसाइड किया गया कि अंग्रेजी जो होगी हमारे कामकाज की भाषा के रूप में काम करते हम इसमें आएंगे। और ये 15 वर्ष तक, यानी कि 1965 तक इसको अंग्रेजी को यहाँ पर कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, क्योंकि उस समय सभी कार्य अंग्रेजी में होते थे, तो इसलिए अंग्रेजी को भी उस समय मान्यता दी गई थी। और ये बोला गया था कि 15 साल के बाद जब हमारा काम इस तरीके से हिंदी में बढ़ जाएगा तो हम अंग्रेजी को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। अभी भी जो वर्तमान में है अंग्रेजी बनी हुई है हिंदी के साथ साथ, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके अलावा आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, बाकी जहाँ पर डिस्कस करने वाली ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पर डिस्कस कर दूँगा।
हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जिस कारण इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन आप लोग इसको भी देख लें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 10 जनवरी को। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, 10 जनवरी। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन तब से होने शुरू हुए थे, 1975 में पहली बार हुआ था। तो तब से हम लोग 10 जनवरी से 1975 से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2 तिथि, एक तो 14 सितंबर है और एक 10 जनवरी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये यूपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर भी पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। तो ये आप लोग ये ना सोचें कि यहाँ पर यूपी ऐसा ही लिखा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि यूपी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में एज इट इज़ देखने को हमको मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो लिपि की अगर हम बात करेंगे, हिंदी किस भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देवनागरी लिपि आप लोगों को ध्यान में रखना है। देवनागरी लिपि अगर हम बात करेंगे, देवनागरी लिपि से एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का आदि जननी किसको कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हो रखी है देवनागरी लिपि। तो इसका आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा जब देवनागरी लिपि की आदि जन्य आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन ए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। गुरुमुखी जो लिपि है वो पंजाबी लिपि की, यहाँ पर पंजाबी भाषा क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये गुरुमुखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो हमारे देश के जो संविधान है उसमें अनुच्छेद हैं दोस्तों, और अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक अनुच्छेद है जो कि हिंदी भाषा की बात करता है। अब अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषा को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 343 का 1, 343 का 1, अगर आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से दिया रहेगा कि 343 का 1, 343 का 2, तो आप लोग इसको 343 का 1 टिक करेंगे। जब आप लोगों को सब क्लॉज नहीं दिया होगा, इसमें 1, 2 नहीं दिया होगा, तब आपका राइट आंसर 343 सही होगा। और इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि हमारी जो देश की राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। और ये अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर से आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि अपभ्रंश कौन सा है? तो अपभ्रंश की अगर हम बात करेंगे तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, सौरसेनी। और बोली अगर हम बात करेंगे तो खड़ी बोली आप लोगों को ध्यान में रखना है। बोली में आप लोगों को खड़ी बोली ध्यान में रखना है कि खड़ी बोली है। और पश्चिमी हिंदी, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, पश्चिमी हिंदी। तो 343 में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं? राजभाषा होगी जो कि देवनागरी लिपि में लिखित होगी, और ये किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कौन सी यहाँ पर भाषा है? ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और बोली अगर हम बात करेंगे तो खड़ी बोली से ये विकसित हुई है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो राजभाषा आयोग की यहाँ पर बात की गई है
और 344 अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर से। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि 343 से शुरू होता है 351 तक, तो 343 हम लोगों ने पढ़ लिया अनुच्छेद। अब हम यहाँ पर 344 अनुच्छेद की बात करेंगे दोस्तों। 344 अनुच्छेद क्या कहता है, इस बात को गौर से समझना। ये अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति राजभाषा के लिए एक भाषा आयोग का गठन करेंगे। क्या करेंगे? राजभाषा के लिए एक भाषा आयोग का गठन करेंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 1955 में किया गया था। डेट आप लोगों को ध्यान में रखनी है 7 जून। 7 जून 1955 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम है BG खरे। क्या नाम है दोस्तों? BG खरे। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और जिसको हम बोलते हैं राजभाषा आयोग। तो इसके अध्यक्ष भी आप लोगों से बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो BG खरे आप लोगों को क्या करना है? ध्यान में रखना है। 7 जून 1955। तो इतनी बातें हैं आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये संस्कृत हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी का विकास क्रम आप लोगों को ध्यान में रखना है। और विकास क्रम की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले संस्कृत आती है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद दोस्तों अवहट्ट आता है एक। क्या आता है? अवहट्ट भी आता है बीच में, और अवहट्ट के बाद हमारी हिंदी भाषा आती है। तो ये विकास क्रम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं हिंदी के विकास क्रम से। सबसे पहले संस्कृत हिंदी, फिर संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद हमारी हिंदी भाषा आती है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास क्रम है ये। अब आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा था? हिंदी की आदि जननी क्या है? आदि जननी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कहाँ से ये शुरुआत हो रखी है इसकी, तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि संस्कृत इसकी आदि जननी होगी, जो कि इसकी क्या है, शुरुआती चरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या होगी दोस्तों? संस्कृत होगी। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि आदि जननी ना बोलकर सिर्फ जननी बोल दिया जाए, सिर्फ जननी बोल दिया जाए, और ऑप्शन में आपका संस्कृत भी नहीं है, तो हिंदी किससे विकसित हो रखी है? मैंने अभी आप लोगों से कहा कि अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद आपका आ गया हिंदी। अगर अवहट्ट भी ऑप्शन में नहीं होगा, कभी कभी अवहट्ट को यहाँ पर नहीं लिया जाता है, तो अपभ्रंश वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोग क्या करें, थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ बिल्कुल आपके काम की हैं, और तो इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस श्रेणी से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो आप लोग इसको शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, जितने ज़्यादा आप लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ का मोटिवेशन है जो कि मिल पाता है, और आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट देने का यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिपि की आवश्यकता होती है। तो ये लिपि जो होती है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? देवनागरी लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारी भाषा है उसको एक लिखित रूप दिया जा सके, जो हमारी भाषा है उसको लिखित रूप दिया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं, और देवनागरी लिपि का हमारे यहाँ पर प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। तो भाषा लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि की अगर हम बात करेंगे, इसका सबसे पहले प्रयोग राजस्थान में किया गया था। एक वहाँ के शासक थे जयभट्ट, उसके शिलालेख में देवनागरी लिपि का यहाँ पर हमको प्रमाण मिलता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया है कि देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या कह रहा है देखो, भारत के संविधान की डैश में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में बताया गया है? मैंने अभी आप लोगों से कहा, जब 343 1 2 इस तरीके से दिया रहेगा तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 343 का 1।
343 अनुच्छेद का सब क्लॉज 1 हो जाएगा, जो कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता देता है। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद पढ़ लिया है अभी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है देखो, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? उत्तराधिकार क्या होता है? एक जैसे कोई राजा है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा बनेगा राजा, तो ये उत्तराधिकार का नियम कहता है। और इसी प्रकार अगर हम हिंदी की भी बात करेंगे, तो अभी मैंने हम लोगों ने बात की कि हिंदी का विकास क्रम, बात वही है, बात ये हिंदी के विकास क्रम की ये कर रहा है। तो उत्तराधिकारिणी शब्द से आप लोगों को दिक्कत नहीं लेनी है, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी का विकास क्रम ही पूछा जा रहा है। तो संस्कृत भाषा से ये विकसित हो रखा है, तो इसलिए संस्कृत की क्या है, ये उत्तराधिकारिणी है हिंदी भाषा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें जो टॉप की भाषाएं हैं, जो कि सर्वाधिक मात्रा में बोली जाती हैं, सर्वाधिक जनसंख्या में बोली जाती हैं, उसमें हमारी हिंदी का नाम किस स्थान पर आता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, तीसरे नंबर पर हिंदी है, जो कि आती है पूरे विश्व में। तो पहले नंबर पर कौन आएगी दोस्तों? अंग्रेजी आएगी, पहले पर अंग्रेजी है, और दूसरी है मंदारिन। दूसरे नंबर पर कौन है? मंदारिन। और ये मंदारिन कहाँ पर बोली जाती है? ये चीन में बोली जाती है। तो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग मंदारिन, और तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है हिंदी भाषा का। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चौथा यहाँ पर स्पेनिश है, तो चौथा भी आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, तो स्पेनिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं, उसमें जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, और उनके व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो व्यवस्थित रूप को यहाँ पर लिपि कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को कहा कि जो हमारी देवनागरी लिपि है, वो किस लिपि से विकसित हो रखी है? तो ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी लिपि की आदिजन्य ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर घूम फिर के वैसे ही पूछ लिया गया आप लोगों से कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हो रखी है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है दोस्तों, वो हो जाएगी अपभ्रंश। यहाँ पर आदिजन्य नहीं पूछ रहा है, हमको हिंदी का विकास प्रदान करने वाली भाषा पूछ रहा है। तो हिंदी का विकास तो आदिजन्य के रूप में संस्कृत से हुआ है, लेकिन अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा कि अपभ्रंश से ही तो सुधरा रूप है हिंदी। अपभ्रंश का सुधरा रूप है अवहट्ट, अवहट्ट का सुधरा रूप है हिंदी। तो अवहट्ट यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, संस्कृत टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान में रखना है, अपभ्रंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे अपभ्रंश की हमने बात की, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रखा है, और अपभ्रंश में दोस्तों आप लोगों को 6 अपभ्रंश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से अपभ्रंश हैं 6? वो जैसे अगर आप बात करेंगे, मागधी, अर्धमागधी है, ठीक है, और यहाँ पर पैसाची है, और ये सभी क्या है? अपभ्रंश है। तो हिंदी की अगर हम बात करेंगे, हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी हिंदी है? पश्चिमी हिंदी। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अवधि की बात कर रहा है, तो अवधि की जब हम बात करेंगे, तो मैंने आप लोगों से कहा कि मागधी अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, एक और अपभ्रंश है जिसको हम पैसाची अपभ्रंश कहते हैं। तो अवधि की अगर हम बात करेंगे, तो ये अर्धमागधी से विकसित है। किससे विकसित है? अर्धमागधी से। अर्धमागधी में 3 बोलियां आती हैं दोस्तों। ये अवधि क्या है? एक प्रकार की बोली है, और अर्धमागधी में 3 बोली आती है। कितनी बोली आती है दोस्तों? 3, जिसमें से आप लोगों को कैसे याद करना है? A, B, C से। कैसे याद करना है? A, B, C से,
ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो ये तीन की तीन बोलियां अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और ब्राचड़, इनको हम आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। अब देखो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों से कहा अपभ्रंश की बात की मैंने, तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हो रखी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, सौरसैनी अपभ्रंश। अब सौरसैनी अपभ्रंश में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। और यहाँ पर बोली सौरसैनी अपभ्रंश में 5 बोली आ जाती है। सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियाँ आती हैं। कितनी बोली आती है पश्चिमी हिंदी में दोस्तों, 5 बोली। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हो रखा है, तो सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 5 बोलियों को आप लोगों को कैसे याद करना है, क, ख, ब, ब, क, ख, ब। क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से ब्रजभाषा, ब से बांगरू, ब से बुंदेली। याद हो गया होगा, क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से बांगरू, ब से बुंदेली और ब से ब्रजभाषा। तो ये 5 बोलियां हैं जो कि हमारी पश्चिमी हिंदी में आती हैं, जिसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा कि खड़ी बोली से हमारी हिंदी का विकास हो रखा है, तो इसलिए हिंदी की उत्पत्ति हमको सौरसैनी अपभ्रंश से देखने को मिलती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है, ये उत्तराखंड के एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, लेकिन ध्यान में आप लोगों को रखना है भोजपुरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रज भाषा का यहाँ पर सर्वाधिक विकास क्रम हमको देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र में ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा विकसित रूप में देखने को हमको मिलती है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोगों को आई होप क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें अगर नए होंगे तो फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। फीडबैक जैसा भी आपका फीडबैक हो सकता है, अच्छा बुरा, आप लोग देने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।